हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा स्टडी जोन। तो लास्ट हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। एंड देन हमने एक्सप्लेन किया था टेस्ट क्रॉस, कि जब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हुआ था उसके बाद मेंडल ने कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है। तो उन रूल्स को कहा जाता है प्रिंसिपल। आ जाइए पेज नंबर 59 पे, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए ये जो लॉज थे ये डिस्कवर हुए थे। देखिए 3 लॉज है टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो उन्होंने किया था। उसके बाद ये 2 लॉ आए थे। उसके बाद जो थर्ड लॉ है वो आया था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इन लॉज के बारे में। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत सिंपल सा लॉ है। उन्होंने क्या बोला था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, यानी कि पीसेस में पड़े रहना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये जो कैरेक्टर जा रहे हैं इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ फैक्टर्स हैं। तो उन्हें नहीं पता था कि सपोज ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो कि डीएनए का ही एक सेगमेंट है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना। तो ये जो डीएनए सेगमेंट हैं जिनको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। यही जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही जीन कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो उनको ये टर्म पता नहीं थी कि डीएनए क्या है, जीन क्या है। तो उन्होंने इन डिस्क्रीट यूनिट्स को, सपोज ये जीन है, ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स को कैरी कर रहे हैं, तो उन्होंने इन कैरेक्टर्स को, इन डीएनए के सेगमेंट्स को क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। उन्होंने बोला था कि जो कैरेक्टर्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करते हैं जीन, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट यूनिट है, यानी कि जो कि क्रोमोसोम्स में इस तरह से अलग अलग पीसेस पड़े हुए हैं डीएनए के। तो उन्हें तो नहीं पता था कि ये डीएनए के सेगमेंट है, तो उन्होंने इनका नाम क्या दिया था, फैक्टर्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, यानी कि सपोज ये 2 हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, पेयर्स में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर लोकस पे होते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं। सपोज एक ब्लड ग्रुप कैरी कर रहा है, ठीक है, एक हाइट के लिए कैरी कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला था, ये जो फैक्टर्स होते हैं किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, ये जो फैक्टर्स होते हैं किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। थर्ड उन्होंने क्या बोला था, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर डोमिनेट द अदर रिसेसिव। उन्होंने क्या बोला था, अब ये जो 2 फैक्टर होते हैं, सपोज हमने हाइट के ले लिया, तो हाइट के लिए 2 कैरेक्टर्स थे हमारे पास, 2 ट्रेड्स थे, एक था टी, कैपिटल टी, और एक था स्मॉल टी, राइट। अब इनमें से उन्होंने क्या बोला कि एक कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा ओवर द अदर, यानी कि एक डोमिनेट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, रेड एंड वाइट। तो उन्होंने क्या बोला, इनमें से एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। तो ये उनका, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले में उन्होंने क्या, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, उन्होंने ये बोला था कि जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ डिस्क्रीट, यानी कि पीसीस में कुछ चीज पड़े होते हैं जिन्हें फैक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये जीन है और ये डीएनए का ही सेगमेंट है। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर में होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक टॉल होगा तो एक ड्वार्फ होगा, एक रेड होगा तो एक वाइट होगा, एक राउंड होगा तो एक रिंकल्ड होगा, ठीक है। तो और थर्ड उन्होंने क्या बोला था कि ये जो 2 पेयर हैं, ठीक है, जिनमें 2 अपोजिट ट्रेट है, उनमें से एक डोमिनेट होगा और जो दूसरा होगा वो रिसेसिव होगा, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेटिंग होगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो लेस पावरफुल होगा, उसे क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, ठीक है। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो यूज़ है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया गया, इसका यूज़ किया गया ये एक्सप्लेन करने के लिए, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1। देखो हमने F1 क्रॉस पढ़ा था, तो F1 क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। F1 क्रॉस में हमने पढ़ा था कि जब हम पेरेंट्स का क्या कराते हैं, आपस में क्रॉसिंग कराते हैं, तो F1 जनरेशन जो हमें मिलती है उसमें एक ही कैरेक्टर डोमिनेट करता है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्योंकि हम प्योर लाइन के साथ क्रॉसिंग करते हैं। तो इसमें जो F1 जनरेशन होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टॉल होगी।
तो उन्होंने ये बताया था कि जो F1 जनरेशन होगी उसमें जो गैमीट बनेंगे उनमें से एक ही पेरेंट का कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर पाएगा, यानी कि सारे के सारे टॉल होंगे। तो एक तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, और साथ में उन्होंने क्या बोला था कि जब हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं, यानी कि हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब हमने इसकी क्रॉसिंग कराई तो उसको कहा जाता है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, टॉल भी मिलेंगे और ड्वार्फ भी मिलेंगे, यानी कि पेरेंट के दोनों कैरेक्टर्स इसमें शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो मिला था, यानी कि टॉल थे, ये भी टॉल था और ये क्या था, ड्वार्फ था। तो हमें टॉल कैरेक्टर भी देखने को मिला एंड ड्वार्फ कैरेक्टर भी, यानी कि पेरेंट के दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेन है जो इस लॉ को यूज़ किया जाता है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या था कि F1 जनरेशन में जो दोनों पेरेंट होंगे उनमें से जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और तो F2 जनरेशन है उसमें दोनों के दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट F2 जनरेशन। अब देखिए जो F2 जनरेशन में दो हमें मिला था, एक तो जीनोटाइपिक रेशियो मिला था। जीनोटाइप में क्या होता है कि वो जेनेटिकली कैसे है, ठीक है, और फेनोटाइप में क्या होता है कि वो अपीयरेंस वाइज कैसा है। तो फेनोटाइपिक रेशियो हमने क्या किया था, 3:1, जिसमें हमने बताया था कि एक तो जो टॉल आ रहा है वो कैपिटल टी की वजह से आ रहे हैं, और जो दो टॉल आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से आ रहे हैं, और जो ड्वार्फ आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, 1, यानी कि टोटल टॉल कितने आ रहे हैं, 3, और एक हमारे पास आ रहा है ड्वार्फ। तो ये जो रेशियो थे ना 3:1 रेशियो, इसको भी ये एक्सप्लेन करता है। तो 3 इंपॉर्टेंस हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। फर्स्ट, F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या है, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आए जो कि अपने आप को डोमिनेट कर रहा था। F2 जनरेशन में जो आई वो दोनों कैरेक्टर आए, यानी कि डॉर्फ भी आए एंड टॉल भी आए। एंड थर्ड कि 3:1 रेशियो कैसे ऑब्टेन हुई इन F2 जनरेशन, ये तीनों चीज़ों को कौन एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या बोला कि जब पेरेंट्स से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो जब ये गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इसमें जो एक अलील है, यानी कि जो दो ट्रेड्स को कैरी कर रहा है, ठीक है, तो ये 50-50% में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे कि हमने किया था F1 जनरेशन में, ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, हमने प्योर लाइंस लेके हमने इनकी क्रॉसिंग कराई थी। तो इसमें क्या हुआ था, जब हमने क्रॉसिंग कराई तो जो भी सेग्रीगेट हुए, जब ये सेपरेट हुए, तो जो हमें F1 जनरेशन मिली इसमें सारे हमारे पास क्या थे, टॉल थे, यानी कि एक ही कैरेक्टर इसमें विजिबल था। और जब हमने इसकी सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन प्रोड्यूस की तो इसमें हमें टॉल भी मिले और हमें ड्वार्फ भी मिले। तो सेकेंड लॉ में यही कहा गया है कि जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, या तो वो क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और अब मान लीजिए यहाँ पे जब हमने F2 जनरेशन की थी तो इसमें हमें सब मिला था, यानी कि हमें टॉल भी मिला था और हमें ड्वार्फ भी मिला था, और हमें हेट्रोजाइगस टॉल भी मिला था, यानी कि जिसमें एक क्या था, कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। तो या तो हमें टॉल मिली जो हमारी प्रोजनी थी, या हमें क्या मिली, ड्वार्फ मिली। लेकिन इन दोनों की ब्लेंडिंग कहीं नहीं मिली। ब्लेंडिंग कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि टॉल और ड्वार्फ के बीच की हाइट कहीं पे आ रही हो, या तो जो प्रोजनी है वो टॉल होगी या फिर क्या होगी कि शॉर्ट होगी। तो इन दोनों का ब्लेंड हमें नहीं मिलेगा, यानी कि इन बिटवीन हाइट हमें नहीं मिलेगी। तो यही आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया है कि द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी कि जब एलील्स जब सेपरेट होने के बाद गैमेट में एक साथ आएंगे तो इनका जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, यानी कि जैसे इसमें कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है तो वो कैरेक्टर शो होगा, ना कि अगर ये हेट्रोजाइगस फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी तरह का इन बिटवीन हाइट दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए F2 जनरेशन में टी, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि टॉल हाइट आएगी, यहाँ पे स्मॉल टी, तो ये भी ऑब्वियस है कि डॉर्फ हाइट आएगी। अब हमारे पास आया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें से जो हमारे पास डोमिनेटिंग है वो कौन सा है, कैपिटल टी है। तो यानी कि ये जो शो करेगा ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा, ना कि इन बिटवीन हाइट होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड। हमने दो लॉ पढ़े, ठीक है, जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया है, जिसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था इसके
इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और वो एक्सेप्शन क्या है, एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि आपके पेज नंबर 60 पे दे रखा है, और दूसरा है को डोमिनेंस, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। एक्सेप्शन किसकी थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिस्क्रीट फैक्टर्स, जिन्होंने नहीं पता था तो उन्होंने फैक्टर्स बोला था कि क्रोमोसोम्स पे कुछ पीसेस पड़े होते हैं जिन्हें जीन जो फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला था इनमें से जो एक फैक्टर होगा वो अपने आप को डोमिनेट करेगा, यानी कि एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा रिसेसिव होगा, ठीक है। अब इसी की एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है को डोमिनेंस। तो चलिए पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये पी प्लांट पे ही किया गया और फ्लावर कलर को लेके किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, एक हमने ले लिया रेड फ्लावर प्लांट जो पी प्लांट होता है, और एक ले लिया वाइट फ्लावर प्लांट। तो जो रेड प्लांट होता है इसको कैपिटल आर से हमने किया, क्योंकि हम जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, यानी कि जब हम एक कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग कराते हैं तो वहाँ पे हम प्योर लाइंस लेते हैं। प्योर लाइन कहने का मतलब है कि कैपिटल ले लेंगे, और यानी कि जो डोमिनेंट होगा होमोजाइगस लेंगे दोनों, ठीक है। यानी कि जो रेड है वो भी होमोजाइगस होना चाहिए, कैपिटल आर, और जो रिसेसिव फैक्टर है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैपिटल आर ले लिया, एक स्मॉल आर ले लिया, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमेशा किससे स्टार्ट किया जाता है, प्योर लाइन से। तो प्योर लाइन कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि होमोजाइगस कैरेक्टर लेने हैं हमें दोनों। तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर यानी कि रेड फ्लावर ले लिया, और यहाँ पे ले लिया वाइट फ्लावर यानी कि स्मॉल आर। अब जब हमने क्रॉसिंग कराई तो ये 50% यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से 50% सेग्रीगेट होके यहाँ पे आ जाएगा। दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे हम, तो जितने भी हमें यहाँ पे F1 जनरेशन मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल वो क्या आनी चाहिए थी, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिले हैं, तो यानी कि कैपिटल आर को अपने आप को क्या करना चाहिए था, डोमिनेट करना चाहिए था। उसने यही बोला था कि एक फैक्टर अपने आप को डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे जो आर है अगर वो अपने आप को डोमिनेट करता तो कलर कौन सा आता, रेड कलर आता। लेकिन क्या देखा गया कि F1 जनरेशन में ये देखा गया कि रेड कलर ना आने के बजाय जितने भी फ्लावर थे वो कैसे आए, वो पिंक कलर के आए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गई, इसीलिए एक्सेप्शन हो गई क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था, उसने तो ये बोला था कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और यहाँ पे क्या है, सारे पिंक आ गए, ठीक है। अब ये जो पिंक आए हैं ना बेटा, ये किस वजह से आए हैं, ये इस वजह से नहीं आए कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो कर रहा है, नहीं, ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो नहीं कर रहा। ये क्या हुआ यहाँ पे देखिए, मैं बताती हूँ कि जब ये आर थे, ठीक है, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल, तो ये इतना सफिशिएंट इंजाइम या इतना सफिशिएंट प्रोटीन ये रिलीज कर रहे थे कि उससे रेड कलर शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 आर में से सिर्फ एक आर यहाँ पे आया, तो ये आर रेड कलर लाने के लिए इतना इंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाया कि वो ब्राइट रेड आ जाए। तो एक आर ने जितना सिक्रीट किया वो क्या था, वो पिंक कलर ही था, ठीक है। और ये जो वाइट है ना, ये तो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, कोई भी इंजाइम कोई भी प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसका कोई कलर ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पिंक कलर आया है ये इन दोनों के इंटरमीडिएट कलर नहीं है कि ये कैपिटल आर आया, ये स्मॉल आर आया, नहीं, ये किसकी वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही 50% आर यहाँ पे आया है जो कि इतना सफिशिएंट इंजाइम नहीं बना पाया कि वो रेड कलर दे सके, इसलिए यहाँ पे क्या आया, पिंक कलर आया। इसीलिए इसे कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि ये अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, ठीक है। अब जब उसने क्या किया, इसका सेल्फिंग कराया, क्योंकि F2 के लिए जब हमें F2 जनरेशन चाहिए होती है तो हम क्या कराते हैं, जो F1 जनरेशन होती है इसकी सेल्फिंग कराते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी के साथ सेल्फिंग कराई है। तो क्या मिला, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर। तो क्या देखा गया कि अब इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, हमारी फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस कितने तरह की बन रही है। एक तो बन रही है आर जिसमें पूरा रेड आएगा क्योंकि दोनों ही आर आ गए हैं, ठीक है। एक आर है स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहाँ पे सिर्फ एक आर आया है जो कि क्या कर रहा है, कंप्लीटली अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो पिंक आए हैं। यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर आया है तो ये भी पिंक होगा, और यहाँ पे दोनों ही स्मॉल आर हैं, यानी कि दोनों ही क्या हैं, रिसेसिव करेक्टर हैं, ये अपने आप को डोमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। प्लस मैंने क्या बताया था, जो व्हाइट फ्लावर होता है इसका खुद का कोई कलर नहीं होता है, व्हाइट कलर है, इसका मतलब ये कोई प्रोटीन ही प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, आर। अब अगर हम इसकी फिनोटाइपिक रेशियो देखें, फिनोटाइपिक का मतलब कितने तरह के फिजिकल अपीयरेंस है, तो 3 तरह की अपीयरेंस मिल रही है। एक तो मिल रही है रेड, एक मिल
रही है पिंक और एक मिल रही है वाइट। तो रेड पिंक वाइट का रेशो क्या हो जाएगा, रेड कितना है, 1 है, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिंक फ्लावर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, एक ये मिला एक ये मिला, और वाइट फ्लावर कितना है 1। तो फिनोटिपिक रेशो कितनी हो गई 1:2:1। और जेनोटाइपिक रेशो कितनी हो गई, ये भी क्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो जीन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई 1:2:1। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस तरह की क्रॉसिंग में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो सेम होता है। तो वो कौन सा टाइपिक का क्रॉस है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ का। तो उसमें हमारी जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब जब मेंडल ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पे देखिए जो जीनोटाइपिक रेशो था वो तो सेम था 1:2:1, लेकिन फिनोटाइपिक रेशो क्या था 3:1। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फिनोटाइपिक रेशो है वो स्लाइटली 3:1 से डेविएट होके हमें क्या मिला 1:2:1 मिला है, ठीक है। और जीनोटाइपिक तो सेम ही रहा, इसमें भी 1:2:1 था, ठीक है, जब ये वाला हमने किया था। और फिनोटाइपिक रेशो क्या था 3:1, लेकिन यहाँ पे हमें फिनोटाइपिक 3:1 नहीं मिला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग वो क्रॉसिंग है जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे ये हुआ कि फिनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशो हमारी बिल्कुल सेम थी। और इसका एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है वो है स्नैपड्रैगन, ठीक है। ये आपको लर्न करना एग्जाम्पल, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं आया, यहाँ पे ओनली वन अलील इज कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर अलील। इसने तो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये जो 50% आर आया था इसने अपना रेड कलर दिखाया, बट ये इतना सफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि कम्प्लीटली रेड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 रेड थे, 2 कैपिटल आर थे, तो दोनों के दोनों प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे एक ही आर आया तो इतना प्रोटीन या फिर इतना एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि वो रेड कलर दे दे, इसलिए अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई है, यानी कि ये आर अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया है, उसका क्या रीज़न है, हो सकता है कि इसने जो एंजाइम प्रोड्यूस किए हैं वो लेस एफिशिएंट थे, इतना आर वो इतना प्रोटीन इतना एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि वो कम्प्लीटली रेड दिखाई दे। नॉन फंक्शनल एंजाइम, हो सकता है इसने एंजाइम प्रोड्यूस किया हो लेकिन वो कम्प्लीटली वर्क नहीं कर पाया हो, ठीक है। उसके बाद नो एंजाइम एट ऑल, ये भी हो सकता है कि ये एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तो जितना थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हुआ उसने क्या प्रोड्यूस किया, पिंक कलर प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टेंस की अब जो सेकंड एक्सेप्शन है डेट इज कोडोमिनेंस। तो देखिए मेंडल ने क्या कहा था, उसने बोला था कि कोई भी जो कैरेक्टर है एक डोमिनेटिंग होगा एक रिसेसिव होगा, और जो डोमिनेटिंग होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स दोनों एलील्स दोनों ट्रेट्स जो आए हैं पेरेंट्स से वो अपने आप को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंस। समझ में आया। कोडोमिनेंस में हमने ये पढ़ा कि जो F1 जनरेशन आएगी, ठीक है, मान लो कि एक कैरेक्टर मदर से आया और एक कैरेक्टर कहाँ से आया, फादर से आया, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, तो उसे कहा जाता है कोडोमिनेंस। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ABO, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारा जो क्रोमोजोम होते हैं ना, हमारे क्रोमोजोम में जो जीन आई होता है वो हमारे ब्लड ग्रुप को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो जीन आई है इसमें अभी तक हमने क्या पढ़े थे, 2 ट्रेट होते हैं, एक अगर टॉल होगा तो एक ड्वार्फ होगा, एक रेड होगा तो एक वाइट होगा। लेकिन इसमें कितने ट्रेट पाए जाते हैं, 3 तरह के ट्रेट पाए जाते हैं। एक तो होता है IA, जीन आई इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जीन आई के ऊपर 3 तरह के ट्रेट पाए जाएंगे। तो वो 3 तरह के ट्रेट क्या है, IA, IB, II, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो RBC होती है ना, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पे क्या बनते हैं, शुगर बनता है, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप A है वो एक तरह का शुगर बनाएगा, ब्लड ग्रुप B है वो एक तरह का शुगर बनाएगा, लेकिन जो I होता है ये किसी भी तरह का शुगर नहीं बनाता है, ठीक है। ये किसी भी तरह का शुगर नहीं बनाएगा। अब देखिए क्या होगा,
इनमें से अगर एक पेरेंट से आया है ए और एक पेरेंट से आया है बी, तो ए बी बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी डोमिनेटिंग, मतलब कोई भी रिसेसिव नहीं है, दोनों के दोनों डोमिनेटिंग है, इसलिए दोनों के दोनों अपने आप को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। और जो गैमीट होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ना तो ए होगा ना बी होगा, क्योंकि दोनों रिसेसिव नहीं है, दोनों अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं, को डोमिनेंस हो रहा है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक पेरेंट से बी आया और एक पेरेंट से आई आया, तो बी डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो आई है ये किसी भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हर हमेशा याद रखना है कि आई रिसेसिव रहेगा। अगर ए और आई आ रहा है तो उस केस में ए अपने आप को डोमिनेट करेगा। अगर बी और आई आ रहा है तो बी डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये तो कुछ बना ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी एक साथ आ गए तो ये अपने आप को क्या करेंगे, दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और जो ब्लड ग्रुप होगा गैमीट का, उसके इसमें क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्योंकि तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कोडोमिनेंस देखने को मिला, क्योंकि ए ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया और बी ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अगर 3 एलील हैं, ठीक है, तो किसी भी पर्सन में तीनों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो 2 ही पाए जाएंगे, इधर ए और आई हो सकता है, या फिर बी और आई हो सकता है, या ए और बी हो सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे तो 2 ही, लेकिन जो पूरी, अगर हम एक ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, तो पूरे एक पॉपुलेशन में ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशीज है उसमें 3 तरह के क्या पाए जाते हैं, अलील पाए जाते हैं, 3 तरह के ट्रेड्स पाए जाते हैं। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, या सॉरी 2 होंगे ना, तो ए भी हो सकता है, ठीक है, ए आई हो सकता है, बी आई हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों अलील पाए जाएंगे, नहीं, 3 अलील नहीं होंगे, ह्यूमन बीइंग में होंगे 2 ही अलील। ठीक है, तीनों में से क्या होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, 3 नहीं होंगे। 3 क्या होगा, पूरा पॉपुलेशन में, ह्यूमन बीइंग की जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जो स्पीशीज है, उसमें तीनों में से कोई भी दो पाए जाएंगे। 3 अलील है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी में 3 अलील होंगे 2 ही अलील, लेकिन 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई भी 2 होंगे। ठीक है, अब देखिए इस केस में होता है क्या, अब इसको एक बार ऐसे जान लेते हैं। अब आ जाइए बुक में। अब देखिए ये टेबल ना आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात जो बात आपको याद रखनी है वो यही है कि जो ए और बी होंगे ये कम्प्लीटली एक दूसरे, ये डोमिनेटिंग होंगे दोनों के दोनों, इसीलिए जो भी गैमीट हमें मिलेगा उसमें ये दोनों के दोनों दिखेंगे, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। जो आई है ये रिसेसिव होता है, अगर ए और आई आया तो ए अपने आप को डोमिनेट करेगा, अगर बी और आई एक साथ आते तो बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और लेकिन अगर आई ए और आई बी एक साथ आते हैं, क्योंकि जीन आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लड ग्रुप को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये दोनों के दोनों अपने आप को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, को डोमिनेंस। अब देखिए होता क्या है, रेशो याद रखनी है आप लोगों को। चलिए आइए यहाँ पे आ जाइए, देखिए इसमें क्या हुआ, मान लो एक पेरेंट के पास एलील है आई ए, ठीक है, 2 होंगे उसके पास, और लेकिन जब क्रॉसिंग होगी तो क्या हो जाएगा, एक आएगा कोई भी, तो मान लो एक पेरेंट से आया आई ए, दूसरे पेरेंट से भी क्या आया आई ए, अगर आई ए है तो क्या बनेगा, जो गैमीट होगा उसके अंदर आएगा ए। ठीक है, अगर एक पेरेंट से आया है आई ए, दूसरे पेरेंट से आया है आई बी, तो हमने क्या पढ़ा था, ये अगर ए और बी एक साथ आते हैं कि दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो जो गैमीट होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अगर मान लो एक पेरेंट से आया है आई ए और दूसरे पेरेंट से आया है आई, तो हमने क्या बोला था कि आई तो किसी भी तरह की शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, अगर ए और आई एक साथ आएंगे तो ए डोमिनेटिंग होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, गैमीट का ए। अगर बी और ए एक ही बात है, ए बी ए कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो हम इसको ए बी ही लिखते हैं। ठीक है, तो बी और ए अगर एक साथ आए तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि को डोमिनेंस हो रही है, दोनों डोमिनेटिंग है, तो गैमेट का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी। अगर बी भी साथ आए तो ऑब्वियसली बी ही होगा, क्योंकि बी डोमिनेटिंग है तो बी ही है। अब यहाँ पे बी और आई एक साथ आए तो हमने क्या बोला, क्योंकि आई कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो बी डोमिनेटिंग होगा, तो बी आई के साथ जो भी आएगा ना तो वो डोमिनेटिंग होगा, तो यहाँ पे बी डोमिनेटिंग। अगर आई और आई एक साथ आए तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अब आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है, इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। अब देखो जीनोटाइप कितने हो गए, सॉरी पहले फिनोटाइप की बात करते हैं, तो देखो फिनोटाइपिक
रेशो, फिनोटाइपिक रेशो इसकी कितनी आएगी, कितने तरह के ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, ए और ए, ठीक है, ए बी, बी और ओ, तो कितने तरह के बन रहे हैं, हमें ए मिल रहा है, ठीक है, ए बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, ओ मिल रहा है, तो ए कितने मिल रहे हैं हमें, 2, ए बी कितने मिल रहे हैं, 2, बी भी कितने मिल रहे हैं, 2, और ओ कितना मिल रहा है, 1। तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो आएगी वो आएगी 2:2:2:1। चलिए हमने देख लिया कि जो फिनोटाइप्स थे वो हमारे पास कितने बन रहे थे, ए भी बन रहा था, ए बन रहा है, बी बन रहा है और ओ बन रहा है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने फिनोटाइप हो गए, इसके 4 हो गए हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं जेनोटाइप। तो देखिए जीनोटाइप हम कैसे निकालते हैं, जेनेटिक मेकअप। तो कौन कौन सा जेनेटिक मेकअप उसके पास बन रहा था, एक तो बन रहा था IA, ठीक है, एक बन रहा था IA, एक बन रहा है IA, ये देखिए जो पूरी टेबल दे रखी है मैं इससे बता रही हूँ, ठीक है। तो IA बन रहा था, उसके बाद है IA, ठीक है, IA और फिर नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है IBI और एक बन रहा है III। तो 1 2 3 4 5 और कौन सा है इसमें, II हमने लिख लिया, BI हमने लिख लिया, BB हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो IB और IB, ठीक है। अब ये देखिए जो IA है, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे जो IA और IB है और IA और IB, इसको तो हम एक ही कंसिडर करेंगे, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने जीनोटाइप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हमारे पास क्या आ गए हैं, जीनोटाइप आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो फिनोटाइप कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 और जीनोटाइप कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये आज का टॉपिक हुआ है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।